सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोग कर रहे थे अपना सीएम फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। अब ये देखो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार उसे देख लेना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, कोई डाउट पूछना चाहते हो तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। देखो, इससे पहले की 2 क्लास में मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करा चुका हूँ अकाउंट्स में। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो हमने इंट्रोडक्शन भी कर दिया और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी हमने पढ़ लिया है। तो अब हमें पढ़ना है, देखो चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन कर लिया था हमने, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एडवांटेज, ये सारी चीज़ें कर ली थी। आज के हमें लेक्चर में अपना स्टार्ट करना बुक कीपिंग, यानी बुक कीपिंग से स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग और उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल। तो भैया बुक कीपिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा क्यों, मैं अभी बता दूंगा। देखो, अकाउंटिंग साइकिल, टॉपिक का नाम क्या, अकाउंटिंग साइकिल। इसको हम अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब भैया ये अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। देखो, आपको टॉपिक का नाम पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस लाइक कुछ प्रोसेस है, यानी कुछ भी करने का, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो प्रोसीजर वाइज ना हो, यानी हर चीज़ का एक प्रोसेस है। आपको उसी प्रोसेस के थ्रू ही उस काम को करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज मैं इस टैब से पढ़ा रहा हूँ, इस टैब को आपको मैन्युफैक्चर करना है तो क्या इसका कोई प्रोसेस है? हाँ भैया, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, तो भैया इसके बाद हम इसको कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी जो इसमें चीज़ें लगने वाली है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर कुछ उसका फिनिश करने के लिए उसको पेंटिंग वेंटिंग करनी होगी तो वो सारी चीज़ें भी करेंगे। उसके बाद उस मैन्युफैक्चर को हम क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। ठीक है, असेंबल करने के बाद फिर से फिनिशिंग, पेंटिंग, डेंटिंग जो करना करेंगे, यानी आपको एक प्रोसीजर वाइज ही करना है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहले मैं उसको असेंबल कर दूँ फिर मैन्युफैक्चर करूँ? भैया ऐसे कैसे पॉसिबल है? पहले रॉ मटेरियल लाओ, मैन्युफैक्चर करो, फिर उसको असेंबल करो, फिर जो करना करो, यानी एक प्रोसेस है। सिंपल सी बात है कि आपको इस प्रोसेस वाइज ही चलना पड़ेगा, तभी आपका ये वर्क टास्क कंप्लीट होगा। ऐसा ही सेम टू सेम अकाउंटिंग प्रोसेस भी, यानी आपको अकाउंटिंग करना है किसी भी बिजनेस का। भैया अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, लेक्चर 2 में पढ़ा चुका हूँ। अब किसी भी बिजनेस का आपको अकाउंटिंग करना तो उसका एक प्रोसेस है। भैया क्या प्रोसेस है? सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको वर्ड टू वर्ड समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, जर्नल का क्या मतलब, ये सारी चीज़ें मैं लेक्चर नंबर 2 में समझा चुका हूँ। तो आपको अगर कोई ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप पहले के लेक्चर देखो, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ रहा है कि जो आप लोगों को पहले से आता है, मैं सब एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बीच से लेक्चर देख रहे हो, डायरेक्ट लेक्चर 3 देखोगे तो दिक्कत आएगी। अब मैं बोलूँगा सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, तो बोलोगे ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं लेक्चर 2 में पढ़ा चुका हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार पहले के लेक्चर्स देख लो। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट, जिन्होंने पढ़ रखा उनको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले बिजनेस में क्या की जाती है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होंगे अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हो तो आपका क्या होगा, आपका अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। भैया रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है, तो रिकॉर्डिंग की जाती है जनरल में। ये जनरल क्या होता है, जनरल क्या होता है टॉपिक पार्ट 2 में समझा है। ठीक है, हमने रिकॉर्डिंग कर दी भैया, रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे, तो आपने रिकॉर्डिंग कर दी तो उसके बाद होती है समराइजिंग, समझाया था। समराइजिंग हम कहाँ करते हैं उसको, लेजर में। कहाँ करते हैं उसको, लेजर में। यानी हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, तो भैया अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस है उसका जर्नल एंट्री, यानी रिकॉर्डिंग करो। आपने रिकॉर्डिंग कर दी, फिर नेक्स्ट पहला स्टेप ये है, फिर आप अगले पे जाओगे, आप उसका लेजर बनाओगे। ठीक है भैया, लेजर के बाद क्या बनाएंगे, सपोज हमने लेजर बना दिया तो क्या हमारा अकाउंट्स ख़त्म? नहीं। डेफिनेशन में समझाया था ना, क्या लेजर बनाना अकाउंट्स ख़त्म है? नहीं। आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 वर्ड सीखा है, रिकॉर्डिंग और समराइजिंग। डेफिनेशन पूरी 2 लाइन की लंबी चौड़ी है। ठीक है भैया, हमने रिकॉर्डिंग भी कर दी और लेजर ही बना दिया। लेजर के बाद क्या बनाएंगे हम लोग, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये भी समझाया था मैंने। ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस बना दिया। इसके बाद क्या बनाएंगे भैया, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत होगी तो हम पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, यानी अगर ट्रायल बैलेंस में कोई एरर हो गया, कोई दिक्कत आ रही है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये है कि हमने लेज़र या जर्नल में कोई गलती की है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। अभी देखो जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब पहले पढ़ा चुका हूँ, प्लीज़ आप पार्ट 2 देख लो एक बार। ठीक है भैया, हमने सपोज़ ये बना दिया, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम फिर से बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, लेकिन उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस।
भैया दोबारा ट्रायल बैलेंस क्यों बनाएंगे, क्योंकि पहले वाले में कोई दिक्कत आ रही थी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। ये क्या चल रहा है, ये हमारा प्रोसेस चल रहा है। अकाउंटिंग किसी भी कंपनी में किसी बिजनेस का ऐसी अकाउंटिंग की जाती है, पहले उसकी जर्नल एंट्री की जाती है, फिर उसका लेजर बनाया जाता है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत आ रही है, इसका मतलब पहले अपने कहीं गलती की है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है भैया। उसके बाद फिर से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस यानी सही वाला ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्या अकाउंटिंग ख़त्म? नहीं। इसके बाद क्या करोगे, तो इसके बाद हमने क्या करना है, क्लोजिंग एंट्री। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री तो समझ में आता है, क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? तो क्लोजिंग एंट्री हम कहते हैं, देखो एसेट्स और लायबिलिटीज़, इन दोनों का क्लोजिंग एंट्री नहीं बनता, इन दोनों को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। यानी अगर आपके पास एसेट्स बचा हुआ है तो क्लोज नहीं होगा अकाउंट्स, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। लायबिलिटी बचा हुआ, ये भी नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉसेस, इन सब की क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है। क्या मतलब भैया? मतलब इन सब को हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। समझो, क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है उस अकाउंट को क्लोज कर देना, यानी एक्सपेंस को लास्ट ईयर हम 31 मार्च को क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपने शायद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया होगा तो आप लिखते थे यहाँ पे टू सैलरी, यानी जितनी सैलरी थी सारी की सारी कहाँ चली गई, पीएनएल में चली गई। आपने लिखा होगा यहाँ पे ट्रेडिंग में टू वेजेस, यानी जितना वेजेस सब पीएनएल में चला गया। आपने लिखा होगा टू इंटरेस्ट रिसीव, यानी जितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ सब पीएनएल में क्रेडिट हो गया। ये आप क्या कर रहे हो, आप सारे अकाउंट्स की क्लोजिंग एंट्री पास कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री के बाद हम क्या करते हैं भैया, तो क्लोजिंग एंट्री आपने पास की, तो अब लास्ट स्टेप इसका क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है, तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, आपने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या हमारा अकाउंटिंग ख़त्म? हाँ, ख़त्म हो गया। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और ये सारे काम आप कर दोगे तो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड हो जाएगा। यानी किसी भी कंपनी का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया तो अकाउंटिंग प्रोसेस की द एंड हो गया। एक स्टेप और होता है उसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरप्रिटेशन नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो आपका अकाउंटिंग होता ही होता है। अगला भी इंटरप्रिटेशन भी एक प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस है, बट आपकी बुक में नहीं दिया होता, कोई नहीं, इतना हम चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया अकाउंटिंग प्रोसेस। अब भैया इसको आपने ऐसे क्यों पढ़ा, देखो सबसे पहले क्या है मेरे पास, तो भैया सबसे पहले रिकॉर्डिंग आपने बता दिया था। रिकॉर्डिंग कहाँ की जाएगी, जनरल में। उसके बाद क्या बनेगा, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट एंट्री, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर क्लोजिंग एंट्री और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ख़त्म। अब इसमें देखो क्या होता है, क्या मैंने आपको क्यों बताया, इसलिए यहाँ तक जो चीज़ें होती है, यहाँ तक लेजर तक, इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। और इसके बाद के जो पार्ट होता है ये वाला, इधर वाला, इस पार्ट को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या मतलब भैया, इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग और इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि बुक कीपिंग हमेशा प्राइमरी वर्क होता है, बेसिक वर्क, यानी नॉर्मल जर्नल एंट्री करनी है, लेजर बना देना आपको, यानी एक डाटा एंट्री टाइप कह सकते हो। यानी सिंपल जो क्लरिकल वर्क होता है, सिंपल वर्क जो होता है, सिर्फ क्लर्क जो करते हैं, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, स्टार्टिंग प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। तो भैया क्या ये अकाउंटिंग नहीं होता, होता है। अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज बुक कीपिंग ही है, यानी पहले बुक कीपिंग की जाएगी फिर अकाउंटिंग की जाएगी। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का पार्ट है, प्राइमरी स्टेज है, ठीक है। तो इस इतने पार्ट को हम बोलते हैं बुक कीपिंग, और उसके आगे का जो होता है ये एडवांस लेवल का काम होता है, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ये कौन करेगा, ये सीनियर स्टाफ करेगा अकाउंटिंग आपका, और ये जूनियर स्टाफ करेगा। ये प्राइमरी वर्क होता है और ये हमारा सेकेंडरी वर्क होता है। ये हमारा रिपीटेटिव होता है। रिपीटेटिव का मतलब क्या है, रोज़ या मंथली या क्वार्टरली बनेगा, मतलब रोज़ आप जर्नल एंट्री करोगे, रोज़ सेल होगा, उसको रोज़ आप लेजर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये रेगुलर बेस पे होता है, ये रेगुलर बेस पे होता है। और ये क्या होता है, एक बार बनता है, डायनेमिक बेस होता है, मतलब साल में एक बार क्लोजिंग एंट्री बनेगी, ट्रायल बैलेंस एक बार बनेगा और लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाएगा, ख़त्म की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ाया ताकि आप डिफरेंस कर सको। यहाँ तक आप याद कर सकते हो, ये हमारा बुक कीपिंग में, और इसके बाद के जो पार्ट से किया मेरे अकाउंटिंग है, ठीक है ना। अब आ जाओ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
लिखा एज डिफाइंड बाई द कार्टर, बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट ट्रांसफर टू मनी एंड मनी वर्थ। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि बुक कीपिंग उसको कहते हैं कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका रिकॉर्डिंग, कौन सा ट्रांजेक्शन जिसकी वैल्यू मनी में है या कि उसकी कुछ ना कुछ मनी वर्थ है। समझा चुका हूँ पहले मनी वर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें। बुक कीपिंग एक्टिविटी ऑफ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू इट्स ऑकरेंस। देखो मैंने डेफिनेशन समझाया था, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग का मतलब जनरल और क्लासिफिकेशन का मतलब लेजर में उसका पोस्टिंग करना। देखो क्लासिफिकेशन तक ही बुक कीपिंग होता है, फिर से समझा दिया मैंने, ठीक है। देखो तो ये क्या है, ये डेफिनेशंस हैं या एक्सप्लेनेशन है जो दिए गए हैं। बुक कीपिंग इज अ मैकेनिकल टास्क विच इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ बेसिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बेसिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजेक्शन विथ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब उस ट्रांजेक्शन को देखेंगे फाइनेंशियल कैरेक्टर है कि नहीं, यानी इसकी मनी में वर्थ है या नहीं है। दूसरा मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर मनी में वर्थ है तो भाई कितने रुपए की है, ये सारा डेफिनेशन से निकल के आ रहा है। रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन तक का डेफिनेशन को तोड़ रखा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू इट्स ऑकरेंस, जब भी ऑकरेंस होगा यानी जब भी अराइज होगा तभी हम रिकॉर्ड उसकी कर देंगे। क्लासिफिकेशन इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन लेजर बना दिया हमने। और प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट नॉन एज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तक इसने क्या बोल दिया, आपका ट्रायल बैलेंस तक कहाँ आ गया इसमें, यानी यहाँ तक कहाँ पे आ गया, यहाँ तक सॉरी, यहाँ तक आपका कहाँ आ गया, बुक कीपिंग के अंदर आ गया। उसके बाद का काम क्या है, सब अकाउंटिंग का। देखो यहाँ लिखा डिफरेंस, दोनों में लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्या लिखा है बुक कीपिंग में, देखो बुक कीपिंग, आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज इनपुट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या है, मतलब ये जो आउटपुट है बुक कीपिंग का, यानी यहाँ से जब बुक कीपिंग कंप्लीट होगा तभी अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। यानी जो इसका आउटपुट है यही इसका हमारे यहाँ अकाउंटिंग के लिए क्या है, इनपुट है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग इज परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजन बाई यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि आउटपुट, अकाउंटिंग का आउटपुट क्या है, बुक कीपिंग का तो आउटपुट अकाउंटिंग के लिए इनपुट है, तो फिर अकाउंटिंग के लिए आउटपुट क्या है, अकाउंटिंग का फाइनल डेटा क्या है। तो अकाउंटिंग का फाइनल ये है कि भाई जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कैलकुलेट करना और फाइनल जजमेंट देना, ठीक है जी। दूसरा, पर्पज ऑफ बुक कीपिंग इज केप्ट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। भाई बुक कीपिंग का मतलब सिंपल से बात है, रिकॉर्डिंग ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड ऑर्डर टू इट्स ऑकरेंस। आपके सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं जब भी हुए हैं उसके डेट वाइज यानी ऑकरेंस वाइज आपको क्या करना है, उसके सारे फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड रखना है। ये इसका पर्पज़ है। पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग टू फाइंड आउट रिजल्ट। अकाउंटिंग का में रिजल्ट निकालना, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, किसको कितना देना, किसको कितना लेना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। और लास्ट में आपको बताएगा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस क्या है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कौन शो करता है, बैलेंस शीट, यानी किस में आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है, ठीक है। बुक कीपिंग is a foundation of accounting, base of accounting, starting of accounting. Accounting is considered as language of business. और accounting क्या, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी इसके बेस पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। बुक कीपिंग कैरी आउट बाई जूनियर स्टाफ, जूनियर करता है, और इट इज़ सीनियर और स्किल स्टाफ करते हैं, बता चुका हूँ पहले। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, फिर से वही सेम चीज़ लिखा है कि भाई समराइज करना है क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड गिव एन पीरियड बाई मेंटेनिंग परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन विथ इट्स एविडेंस एंड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग वेरिएबल। आपको हर एक ट्रांजेक्शन को उसके एविडेंस के साथ अकरेंस वाइज जब भी अराइज हो डेट वाइज आपको रिकॉर्ड करके परमानेंट रिकॉर्ड रखने हैं। बुक कीपिंग का काम है ये। भाई रिकॉर्ड कर दिया, समराइज कर दिया, काम खत्म। समराइज का मतलब क्या है, समरी में वहीं तक ट्रायल बैलेंस तक बना दिया, लेजर बना दिया, काम खत्म हो गया। अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट क्या है, अकाउंटिंग इज़ नॉट ओनली बुक कीपिंग, सिर्फ बुक कीपिंग तक अकाउंटिंग खत्म नहीं होता, बट ऑल्सो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिपोर्ट। जो रिपोर्ट्स आए हैं, जो आपने फाइनल अकाउंट बनाए हैं, उसके जो भी रिपोर्ट्स है प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म डिसीजंस, और फिर उसके बेस पे उसके डिसीजन ली जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से रीड करना, समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी आया होगा तो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कोई डाउट है पूछ सकते हो। तो आई होप आपको बुक कीपिंग समझ में आ गया और साथ में अकाउंटिंग प्रोसेस भी समझ में आ गया। देखो जो ये मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे समझाई है वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है नीचे अकाउंटिंग प्रोसेस में, ठीक है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जब भी होगा किस में, बुक्स ऑफ अकाउंट यानी सब्सिडरी बुक्स या जर्नल में। सब्सिडरी बुक्स और जर्नल एक ही होता, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जर्नल, द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री।
क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है कि जब भी राइज हो तब भी डेट वाइज। लेजर का मतलब क्या है, सारे के सारे हम क्या करेंगे, जर्नल को क्लासिफाइड कर देंगे लेजर में, यानी जो जिसका लेजर में है, सेल का सेल में, कैश का कैश में और परचेज का परचेज में चला जाएगा, पढ़ा चुका था पहले। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या पता आपको, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब बता चुका हूँ। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या, दोबारा जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या, देखो नॉमिनल अकाउंट्स आर टू बी क्लोज। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, जो इनकम और एक्सपेंस और लॉसेस और गेन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उसको क्लोज करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़, दो चीज़ आपको क्लियर हो गई। क्या क्या बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है, और उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इसका नाम क्या है, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या था, अकाउंट्स के पार्ट, कितने पार्ट हैं, तो हमारे पास 3 हैं। कौन कौन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वैसे तो एक और होता है टैक्सेशन अकाउंटिंग, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो हमें उसको डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो फिलहाल हमें 3 ही समझ के चलना है। कौन कौन से अकाउंटिंग होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर बहुत सिंपल में बोलूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, तो हम जब से हमने क्लास स्टार्ट की है तब से तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी पढ़ा है। ये हमारा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर पूछोगे तो वही मैं बता दूंगा सेकंड लेक्चर वाला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग, ये वाला। देखो ये होता है मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये रहा। ठीक है, जो सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था, यानी जो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होता है। ठीक है, तो भैया कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये समझा दो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपने पढ़ा ही दिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग होता है किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए। अब देखो होता क्या है, बहुत से बच्चे बोलते हैं सिर्फ कॉस्ट निकालने का ही कॉस्ट अकाउंटिंग, नहीं, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो मैन्युफैक्चर करती है तो सबसे पहले उसका क्या है कि भैया इसको कितना कॉस्ट में हमने मैन्युफैक्चर किया। दूसरा, उसका हम कॉस्ट कंट्रोल यानी कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, यानी प्राइस का रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। तीसरा, जो हमारा रिसोर्सेस है वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, सारी चीज़ें पता करने के लिए हम किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, यानी कितने कॉस्ट है, कितना रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते नहीं कर सकते, जो रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं आप उसको 100% प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। अब भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, यानी आपने मैन्युफैक्चर कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, अब उसको आपने सेल करना है। ठीक है, सेल करना है, आपने सेल कर दिया, उसको रिकॉर्ड करोगे। आपको कैश लेना है, क्रेडिट में सेल किया, उसकी रिकॉर्डिंग करोगे। आपने किसी को सैलरी देनी है, उसको रिकॉर्डिंग करोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी है, उसकी रिकॉर्डिंग करोगे। सारी सारी अकाउंटिंग करोगे, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, उसकी आप कैलकुलेशन करोगे। ये काम किसका है, तो ये काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है, सिंपली इन दोनों को जो मैनेज करता है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई भी कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट कोई भी कर लेगा जिसको नॉलेज हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, सिंपली कंपनी को मैनेज करना, सारे एम्प्लॉय को मैनेज करना, सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करके चलना, और ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उसके बेस पे डिसीजन लेना कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, कब फैक्ट्री ओपन करना है, कब सेट करनी है, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सा पुराने प्रोडक्ट को बंद करना है, कहाँ फैक्ट्री में एक नई ओपन करनी है, कहाँ क्या करना है। ये सारा काम किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। यानी मेन काम होता है मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन किसके बेस पे लिया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इस पर, तो पढ़ भी लेते हैं, अभी तो समझा है ना, पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस को है ना। पीरियड ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी अकाउंटिंग पीरियड का जो लास्ट डे होता है उस दिन उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस आया ये निकालना किसका काम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, इन्फॉर्मेशन जनरेटिंग फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशन विथ व्यू मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट।
पहली बात कि भाई कंट्रोल करना है, मैक्सिमाइज करना है एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है, जितना आप कैपेसिटी आपके पास है, जितनी आपके एफिशिएंसी, उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर मान लो कि मेरी मशीन है वो 10,000 प्रोडक्ट पर डे बना सकती है और मैं उससे सिर्फ 8,000 प्रोडक्ट बना रहा था, 2,000 रुपये, जो 2,000 का एफिशिएंसी है आप उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जो आप 8,000 का, आपका 8,000 जो प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया है उसकी जो कॉस्ट आएगी वो इंक्रीज आएगी। सिंपल सी बात है। सपोज़ 1 रुपये का, मान लो 10,000 अगर हम पर डे उस मशीन का एक्सपेंस सपोज़ 10,000 है, अब पर डे जो प्रोडक्ट बनाती है वो भी 10,000 बनाती है, तो 1 रुपये की कॉस्ट आई। अब मान लो उस मशीन का जो पर डे का एक्सपेंस है 10,000 है और आपने प्रोडक्ट कितना बनाया 5,000, तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई 2 रुपये। क्यों? क्योंकि जितनी एफिशिएंसी थी आपने उसका यूटिलाइज़ नहीं किया। तो अगर किसी भी मशीन की, किसी भी कंपनी की जो एफिशिएंसी है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो प्रॉफिट में जा सकती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम कॉस्ट कंट्रोलिंग का भी है। कॉस्ट कंट्रोलिंग कैसे होगा, वेस्ट ना हो, एफिशिएंसी प्रॉपर यूज़ हो, और साथ में कॉस्ट कैलकुलेशन की भी, कितनी कॉस्ट आई, कंट्रोल कर सकते नहीं कर सकते, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते नहीं कर सकते, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते नहीं कर सकते, ये सारा काम किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसीजन अकाउंटिंग, एंड डिसीजन काम करता है। इसको बोलते हैं कंट्रोल अकाउंटिंग, कंट्रोलर काम करता है। इसको बोलते हैं स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, यानी ये क्या करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने का और अपना फाइनल रिजल्ट बनाने का काम करता है, ठीक है जी। यही सेम चीज़ें फिर से यहाँ पे लिखी हुई है। देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज़ कॉमनली टर्म एज अकाउंटिंग। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने जो हमारा डेफिनेशन दिया है, क्या लिखा है, ये वाला डेफिनेशन जो मैंने लेक्चर 2 में पढ़ाया था, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। पूरा डेफिनेशन एक एक वर्ड पढ़ा चुका हूँ, फिर से नहीं पढ़ा रहा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CIMA, ये हमारा CMA इंस्टीट्यूट नहीं है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं है, CIMA, ये लंदन में है। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज डिफाइंड एज, यहाँ से स्टार्ट हो गया, देखो क्या लिखा है भाई, अप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करना और कॉस्टिंग के जो प्रिंसिपल है उनको अप्लाई करना, उनके मेथड्स को अप्लाई करना, उनके टेक्निक को अप्लाई करना, टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट निकालना, एज वेल एज प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना कि ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके, उसके बेस पे क्या करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न विद द फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर विद ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है, किस पर डिपेंड करता है कि जो आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आएगा उसके बेस पे डिपेंड करता है, टू प्रोवाइड देम विथ द बेसिस इन मेकिंग इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन दैट वुड अलाउ देम टू बेटर इक्विप देयर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द फंक्शंस। सिंपल सी बात है, ठीक है भैया। अब आते हैं हमारे इस टॉपिक पे, जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है भैया, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। देखो, दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो होते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास क्या होते हैं, दो होते हैं। पहला है मेरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग करने का भैया, जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था ना, वो क्या आता है, हम अकाउंटिंग कर रहे थे, प्रोसेस में करते थे, पहले जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट एंट्री। तो वो जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उस प्रोसेस को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप कर सकते हो एक्रूअल बेसिस के, और आप दूसरा कर सकते हो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। अब भैया एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस होता क्या है, तो पहले हम समझते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्या कह रहा हूँ मैं,
सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब आपने जो भी ट्रांजैक्शन की है वो अगर आप कैश में करोगे तो ही रिकॉर्डिंग की जाएगी। दूसरा पॉइंट, इरेस्पेक्टिव ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। मतलब कोई मतलब नहीं है कि ये जो ट्रांजैक्शन है आप करंट ईयर के लिए कर रहे हो, प्रीवियस के लिए कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इसका इफेक्ट करंट ईयर पे आएगा, प्रीवियस ईयर पे आएगा, नहीं भैया। कैश बेसिस का सिंपल मतलब है कि जब कैश मिलेगा तब रिकॉर्डिंग करूँगा। आपने लास्ट ईयर कोई काम किया था, उसका कैश करंट ईयर में रिसीव हो रहा है, तो आप करंट ईयर में इनकम दिखाओगे। कैश बेसिस यही कहता है। आपने आज सेल किया दिया, आप पैसा नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर उसका पैसा मिला, तो आप नेक्स्ट ईयर आप सेल दिखाओगे। तो भैया अभी क्या क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं करोगे। सिंपल सा मतलब है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। जब कैश मिलेगा तभी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तभी उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। जब जागो तभी सवेरा, सिंपल सा मतलब है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मेरे पास एक शॉप है, मैं क्या बेचता हूँ? सपोज ये मार्कर सेल करता हूँ। आज मैंने सेल कर दिया राम को क्रेडिट में। अभी जो ईयर चल रहा है 21-22 चल रहा है। 10,000 रुपीज़ को सेल किया मैंने। दूसरा मैंने परचेज किया है सॉरी दूसरा मैंने परचेज किया कैश में। कितने का? 15,000 का। और भी ट्रांजेक्शन्स है। मेरे को वेजेस या सैलरी देनी थी 20,000 रुपये का, जो कि मैंने नहीं दिया अभी। ठीक है सर, अभी आउटस्टैंडिंग है, नहीं दिया है। सेल को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, 1 लाख रुपए कर लेते हैं। ठीक है। हुआ क्या, हमने एक ऐसी लास्ट ईयर एक को सेल किया था, एक हमारा डेटर था, ये हमारा था 20-21 का। उसने पेड कर दिया करंट ईयर में। कितने? 15,000 रुपये। ठीक है, कुछ ऐसा। एक और था हमारे पास, लास्ट ईयर का रेंट था जो हमने करंट ईयर में पे कर दिया था। लास्ट ईयर का था, हमने करंट ईयर में 10,000 का पेमेंट कर दिया है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपसे बोला गया है कि इसका अकाउंटिंग करो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। तो अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करोगे तो सिंपल है, हमने सेल किया राम को कितने का? 1 लाख का। ये आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। भैया क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्योंकि कैश तो आया नहीं है। हमने परचेज किया कैश में, हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। हमने सैलरी और वेजेस पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग, इसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। डेटर जो लास्ट ईयर का था हमने उसको पे कर दिया, कितने का? 15,000 का, इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। रेंट हमने पे किया है लास्ट ईयर का, कितना? 10,000, इसकी भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बस इन्हीं सब की रिकॉर्डिंग की जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि आप इस कंपनी का मुझे प्रॉफिट निकाल दो, ईयर कौन चल रहा है? 21-22, मतलब 21-22 हमने पूरा कंप्लीट काम कर दिया। अब इस कंपनी का मुझे प्रॉफिट निकालो, किस बेस पे? कैश बेसिस पे। देखो कितने मज़ेदार पॉइंट है। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो भैया हम प्रॉफिट पता है कैसे निकालेंगे? सिंपल, अभी तक जो आपको आता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। भैया जितने का हमने सेल किया ना, उसमें से आप खर्चे को माइनस कर दो, ऐसे तो प्रॉफिट आएगा। ऑल एक्सपेंस को माइनस कर दो। अभी तक के लिए, आगे हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, अभी तक के लिए हमने इतना ही तो पता हमें कि भैया जितने का हमने सामान बेचा है उसमें से हमने उसको जितना ख़रीदा होगा वो माइनस कर दो, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे वो माइनस कर दो, मतलब सारे के सारे खर्चे माइनस कर दो। अब मुझे बताओ सेल मेरा कितना है? तो भैया सेल नॉट रिकॉर्डेड, यानी सेल 0। एक्सपेंस कितना है? हमने 15,000 का परचेज किया था, 15,000 ये माइनस करोगे आप। उसके बाद आउट सैलरी और वेजेस हमने नहीं दिया, खर्चा है ही नहीं। हमने डेटर था, ये तो डेटर की बात है, ये तो कोई एक्सपेंस नहीं है, ये तो कैश आया तो कैश में एंट्री हो गई। हमने एक रेंट पे किया 10,000 रुपये का, तो भैया लास्ट ईयर का है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो करंट ईयर में कर रहे हो ना, तो आपने 10,000 रुपये ये माइनस कर दिया, और आपका इस केस में आ गया -25,000, यानी आपको क्या आ गया? लॉस आ गया 25,000 रुपये का। देखो कितना वाहियात है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब बताओ,
सेल 0 है और एक्सपेंस 25,000 का है। और वो भी जो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस ऐसे हैं, देखो ये तो लास्ट ईयर का था, तो आपने इस ईयर अकॉर्डिंग क्यों किया? क्योंकि कैश बेसिस यही कहता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, मुझे ये मतलब नहीं है करंट ईयर का ट्रांजेक्शन प्रीवियस ईयर का, इस साल पेमेंट करूँगा, इस साल ही खर्चे मानूंगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तेरा इसी साल का खर्चा 15,000 रुपये, ये 10,000 रुपये ले मान ले, तो 15,000 तो सच में इसी साल का था, तो ये तो कैश के होने की वजह से रिकॉर्ड हो गया। ये प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस था, लेकिन फिर भी करंट ईयर में रिकॉर्ड किया गया क्योंकि करंट ईयर में उसकी पेमेंट हुई है, यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यही है। तो भैया एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? अब देखो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अच्छा है, ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा आप मत करो, आप ऐसा करो कि कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। पहला पॉइंट। दूसरा, आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की बेसिस पे ही चल रहा है, मतलब जो ट्रांजेक्शन करंट ईयर में इफेक्ट जिसके आते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ आपका करंट ईयर का ट्रांजेक्शन है उसको ही रिकॉर्ड करना है। प्रीवियस अगर ट्रांजेक्शन तो प्रीवियस में रिकॉर्ड करते हैं ना, अभी क्यों लेके आ रहे हो? और आपको कैश हो या क्रेडिट हो कोई मतलब नहीं, अगर करंट ईयर का तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग करनी है। ये बोलता है कौन? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यही बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग फॉलो करते हैं और यही बेस्ट होता है। ज़्यादातर इंडस्ट्री 99.99% इंडस्ट्री यही फॉलो करती है, और हम लोग अकाउंट्स में जितना पढ़ेंगे इसी के बेस पे पढ़ेंगे। अब ये सेम क्वेश्चन है, इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से सॉल्व करूं और आपसे बोला गया कि बताओ प्रॉफिट कितना आएगा, तो अभी भी मेरा सेम है कि भैया जितना सेल हुआ है उसमें से आपने जितने ख़रीदा था यानी परचेज, और उसके अलावा जितना एक्सपेंस हो वो माइनस कर दो, मतलब सेल में से आप सारे खर्चे माइनस कर दो। मैंने यहाँ पे ऑल एक्सपेंस लिख देता हूँ। चलो लो भैया काम करते हैं, हमारे जितने का सेल है उसमें से ऑल एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, सारे एक्सपेंस को हम माइनस कर देते हैं। तो अगर आप एक्रूअल में जाओगे तो एक्रूअल क्या कहता है? हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कैश में हो क्रेडिट में हो, आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना है। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। लो ये किस में था? ये कैश में था। अब एक्रूअल में देखो, एक्रूअल में इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी यस, कैश परचेज इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी यस, क्योंकि कैश में तो भी रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में होगा तो भी रिकॉर्ड होगा। वेजेस और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का है ना, हाँ करंट ईयर का बट दिया नहीं आउटस्टैंडिंग, रिकॉर्डिंग की जाएगी यस, एक्सपेंस है माना जाएगा। डेटर था 20-21 का, करंट ईयर में उसका रिसीव हुआ, इसकी रिकॉर्डिंग में करंट में नहीं, ये करंट ईयर का नहीं है। तो भैया करंट ईयर में रिसीव हुआ है तो करंट ईयर में एंट्री होगी ना, करंट ईयर में रिसीव हुआ है तो करंट ईयर में यानी कि हमारा कैश अकाउंट में उसकी एंट्री हो जाएगी, रिसीव की एंट्री की जाएगी, लेकिन उसका करंट ईयर में कोई दिक्कत नहीं है। डेटर प्रीवियस ईयर का था ना, तो करंट ईयर से कोई लेना देना उसको नहीं है, ठीक है। रेंट पेड लास्ट ईयर, इसकी करंट ईयर में एंट्री होगी नहीं। तो भैया ये इसकी आप क्या कह रहे हो? करंट ईयर में इसकी एंट्री नहीं होगी? एंट्री होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन करंट ईयर में उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो हमने रेंट पे किया लास्ट ईयर का उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस नहीं मानेंगे, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। क्यों एक्सपेंस नहीं है? पेमेंट तो अभी किया, पेमेंट अभी किया ना, एक्सपेंस तो प्रीवियस ईयर का था, तो प्रीवियस ईयर आपने एक्सपेंस मान लिया होगा। समझ में आ रही मेरी बात? इसको एक्सपेंस नहीं माना जाएगा एज पर एक्रूअल बेसिस, ये एक्सपेंस नहीं है, ये प्रीवियस ईयर एक्सपेंस तो प्रीवियस ईयर एक्सपेंस था। पेमेंट इस साल हो रहा है, कैश में इफेक्ट आएगा, बट प्रॉफिट लॉस में से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो जी अब जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या निकल के आता है। देखो भैया हमारा सेल है 1 लाख रुपए का, उसमें से ऑल एक्सपेंस को माइनस करो। 15,000 का परचेज का एक्सपेंस है, हाँ है, माइनस वेजेस सैलरी हमने भैया नहीं दिया बट करंट ईयर का है, माइनस कर दो, है ना करंट ईयर का भी तो दो, खर्चे तो हो गए ना, देना तो है ना। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपने सर्विसेज ले ली, आपने पेमेंट किया हो नहीं किया हो, एक्सपेंसेस होते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने यही पढ़ा था। तो एक्सपेंस है तो हमने इसका भी कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया। इसका क्या करना? कुछ नहीं करना, इसका क्या करना? अभी फिलहाल कुछ नहीं करना। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? तो अब मेरा एक्चुअल सही प्रॉफिट आएगा। देखो मैंने 1 लाख रुपए का सामान सेल किया था, उसको खरीदा कितने का था? 15 का, और भी हमने उसको मतलब बेचने में और भी चीज़ें में हमने 20,000 खर्च कर दी। टोटल हमने कितना एक्सपेंस कर दिया? तो सर 1000 माइनस 35,000, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, तो इस केस में जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो आएगा 65,000 रुपीज़, और ये एक्चुअल में सही भी है, यही आना चाहिए था। तो अब देखो करंट ईयर में
हमारे पास प्रॉफिट कितना निकल के आया 65,000 का, और उस केस में कितना निकल के आया था, लॉस निकल के आया 25,000 का। तो ये हमारा एक्रूअल है और ये हमारा करंट एक्रूअल है और ये मेरा कैश बेसिस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्रूअल में और कैश बेसिस में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल सा है। तो बेस्ट हमारा कौन सा होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारा बेस्ट होता है। तो आते हैं हम लोग, तो देखो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हमारे पास, तो भैया दो हैं, एक एक्रूअल और एक होता है कैश। दोनों किसके बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के। एक्रूअल बेसिस क्या लिखा देखो, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय विच रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एसेट एंड लायबिलिटी आर द रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स फॉर द पीरियड इन विच दे एक्योर। कह रहा है कि जिस पीरियड में उस अराइज हुआ है उसी पीरियड में उसकी रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी, यानी करंट ईयर बेस पे भैया, जिस पीरियड में जिसमें हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम 21-22 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, 21-22 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, 21-22 में वो अकर हुआ है उसकी में रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी। यानी जिस पीरियड में उसकी अकरेंस होगी, जिस पीरियड में उसका अराइजमेंट होगा उसी पीरियड में उसकी रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी, उसको हम बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। उसके अलावा क्या लिखा देखो, द बेसिस ऑफ इंक्लूड कंसीडर रिलेटिंग टू डेफर्ड एलोकेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दिस बेसिस आर ऑल्सो रेफर्ड एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इसको हम मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो भैया इसमें कहाँ लिखा कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों की रिकॉर्डिंग हुई, जो भी ट्रांजेक्शन जिस पीरियड में अराइज होगा उसकी रिकॉर्ड की कर दी जाएगी, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में, उसका मतलब यही है। ठीक है ना, इसको हम मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। क्लियर है। देखो एक प्रॉब्लम और है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन, एलोकेशन एंड अमोर्टाइजेशन की एंट्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने मान लो कि मेरी मशीन है उस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या भैया कोई कैश गया क्या? नहीं। कोई कैश आया क्या? नहीं, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन एक्सपेंस तो है ना, हाँ है, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेगा, बोलेगा कैश गया है क्या, मैंने नहीं, कैश आया है क्या, नहीं, तो फिर नहीं है, बात खत्म। तो जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर यानी अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करता कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड करता है। बस वो सिंपल सी बात है, करंट ईयर की होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय विच रेवेन्यू, कॉस्ट, एसेट एंड लायबिलिटी रिफ्लेक्ट इन द अकाउंट्स फॉर द पीरियड विच एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्चुअल पेमेंट। कह रहा है कि भैया एक्चुअल रिसिप्ट्स और एक्चुअल पेमेंट होगा तो ही हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हमें करंट ईयर प्रीवियस ऐसे कोई लेना नहीं है, पैसा आ रहा है तो रिकॉर्डिंग होगा, जा रहा है तो रिकॉर्डिंग होगा, बस काम खत्म। ये कहता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, वही यहाँ पे फिर से शुरू हो गया। देखो तीनों में डिफरेंस पढ़ ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं, एमसी कुछ पूछ सकता है इसके अंदर से। बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस क्या है? बेसिस क्या रखा गया? पीरियड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड एडवांस इनकम एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीज़। अब देखो एक्रूड इनकम, पैसा इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कैश बेसिस में उसकी काउंटिंग ही नहीं होगी, क्योंकि भाई पैसा मिला ही नहीं है, बट इनकम तो कमा लिया ना, तो कैश बेसिस में काउंटिंग नहीं होगी, एक्रूअल बेसिस में होगी। हमने क्या किया, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव एंट्री नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री नहीं होगी, क्यों? हमने दिया नहीं है, लेकिन देना तो है ना, एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस होते हुए भी उसकी एंट्री नहीं होगी, कि कैश बेसिस उसके एक्सपेंस मानता ही नहीं, बोलता दिया क्या, मैंने नहीं, बोला जब देगा तब एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये होता है जो जितने एक्रूअल और आउटस्टैंडिंग होते हैं उसकी एंट्री नहीं होती कैश बेसिस में और एक्रूअल में होती है, क्योंकि ये कहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, दिया ना कोई बात नहीं, नॉन कैश है ना कोई दिक्कत नहीं, करंट ईयर का है, मैंने कहा है एंट्री होगी। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अंडर दिस देयर में बी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एक्रूअल एडवांस इनकम इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में होगा, रिकॉर्डिंग की जाएगी तो बैलेंस शीट ऑटोमेटिक शो करेगा। अगर एडवांस इनकम है तो लायबिलिटी साइड, और एक्रूअल इनकम है तो एसेट साइड, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लायबिलिटी साइड, और हमारे पास एडवांस एक्सपेंस है तो एसेट साइड, यानी बैलेंस शीट में शो करेगा ये सारी चीज़ें। लेकिन इस केस में अंडर दिस देयर इज नो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड एडवांस इनकम। कह रहा है कि भाई कैश बेसिस में के उसमें है ही नहीं, एडवांस प्रीपेड ये वर्ड उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। हायर लोअर इनकम इन केस ऑफ प्रीपेड एंड एक्रूड इनकम, इसकी वजह से हमारा एक्सपेंस और इनकम जो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं कैश बेसिस में और एक्रूअल में कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। ऊपर मैंने दिखा दिया तुम लोगों को डिफरेंस, एक में लॉस आ रहा था कहाँ 25,000 का, एक में प्रॉफिट आया 65,000 का। दो क्या लिखा है, इनकम स्टेटमेंट विल शो रिलेटेडली हायर इनकम, इसमें हमेशा ज़्यादा इनकम आएगी क्योंकि आपने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, आपने कैश में बेचा तो भी रिकॉर्ड किया, क्रेडिट में बेचा तो भी रिकॉर्ड किया, आपको कोई इनकम रिसीव हुई तो भी रिकॉर्ड किया, नहीं रिसीव हुई तो भी रिकॉर्ड किया, बट आपने कमा लेना चाहिए। ठीक है, ये इसमें हमेशा क्या है, प्रॉफिट कम आएगा।
हायर लोअर इनकम ऑप्शन है, इसमें क्या होगा, एक्सपेंस हमेशा क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट विल शो रिलेटिव लोअर इनकम, इसमें कम इनकम आएगा, इनकम स्टेटमेंट विल शो द हायर इनकम। अब ये हायर इनकम क्या होगा, मतलब हमने क्या किया है कि हमने प्रीवियस ईयर का रिसीव कर लिया तो भी हमारे पास है, प्रीवियस ईयर का हमने क्या किया, इनकम रिसीव किया तो भी हमारे पास है, करंट ईयर का रिसीव किया तो भी हमारा इनकम है। इसमें क्या है, इसमें हमने भाई प्रीवियस ईयर का इनकम रिसीव किया तो माइनस हो जाएगा, करंट ईयर का इनकम है तो ही आएगा। तो इस केस में क्या होगा, देखो हायर लोअर इनकम इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम। अब मान लो कि एक्सपेंस हम शो कर रहे हैं तो आप एक्सपेंस शो करोगे, मान लो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 50 लाख का, आपने इसको शो कर दिया तो इस एक्सपेंस की वजह से मेरा प्रॉफिट कम आएगा। आपने यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 50 लाख का शो नहीं किया तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो इस केस में भी क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंस आ जाता है इन दोनों की वजह से। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ ऑप्शन इज एन अकाउंटेंट टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स बाय वे ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल मेथड आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग, फीफो, लिफो, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी। अब देखो ये मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है, आगे हम पढ़ेंगे फीफो, लिफो, डब्ल्यूडीबी। अंदर दिस अकाउंटेंट हैज ऑप्शन, इसके अंदर उसका ऑप्शन है भाई, हम फीफो सेलेक्ट करें, लिफो सेलेक्ट करें, एसएलएम, डब्ल्यूडीबी जो सेलेक्ट करना करें। इसमें भैया ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आप कुछ मान ही नहीं रहो ना, पैसा आ रहा तो रिकॉर्डिंग, जा रहा तो रिकॉर्डिंग, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। अंडर दिस अकाउंटेंट हैज़ नो ऑप्शन टू मेक अ चॉइस एज मच, इसमें आपके पास और कोई एक्स्ट्रा चॉइस नहीं है, ठीक है ना। हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अब इसको क्या कहते हैं भैया, आपने कैश बेसिस पढ़ा दिया, एक्रूअल बेसिस पढ़ा दिया, अब ये हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या, आ जाओ पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, 2 लाइन में समझ में आ जाएगा, एक बार रीड करना बस। देखो, अंडर हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इनकम, ध्यान से देना, इनकम आर रिकॉग्नाइज एज कैश बेसिस। क्या कह रहा है, देखो बहुत चालाक है, कह रहा है कि यार ऐसा करो ना, इनकम के मामले में अब कैश बेसिस फॉलो करो और एक्सपेंस के मामले में अब एक्रूअल फॉलो करो। मतलब क्या है, देखो इनकम में हमेशा हम पीछे रहेंगे, जब तक पैसा हमारे हाथ में नहीं आएगा तब तक हम मानेंगे ही नहीं कि हमारा इनकम है। एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग लॉस, इन सब के केस में भैया पैसा हमने दिया हो ना दिया, हमारा एक्सपेंस हमें देना, हम ये मान के चलेंगे। मैंने किसी से काम कर लिया, पैसे नहीं दिए, हाइब्रिड बेसिस कहता है भाई रिकॉर्ड करो, देना पड़ेगा बाद में। यानी जो चीज़ें तुम्हें लेना है उसमें जब तक तुम्हें मिलना जाए तब तक श्योर मत, तब तक आप रिकॉर्डिंग मत करो, लेकिन जो देना है उसे मानो कि दो, अभी दो, बाद में देना पड़ेगा। यानी देने वाले केस में आप एक्रूअल पे चलो और लेने वाले को कैश पे चलो, ये कहता है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। याद रखना, एमसीक्यू पूछ सकता है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत से बच्चे मर्केंटाइल और हाइब्रिड और मिक्स बेसिस अकाउंटिंग के डिफरेंस नहीं समझते हैं। मर्केंटाइल एक्रूअल को बोलते हैं और हाइब्रिड और मिक्स बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करना, दैट इज व्हेन दे रिसीव कैश एंड एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज एज एक्रूअल बेसिस। एक्सपेंस कब करना, एक्रूअल पे, दैट इज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड विच दे हैव अराइज रिस्पेक्टिव हम दे आर पेड और नॉट। आपने पेमेंट किया है नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंस अराइज हो गया रिकॉर्ड कर दो एक्रूअल के बेस पे, इनकम रिसीव होगा तो कैश बेसिस पे करना, इसको मतलब मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। तो हमने क्या कर लिया, फाइनली यहाँ तक कवर कर लिया। इसके नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, ये फर्स्ट लेक्चर हमने कवर कर लिया था, ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो हमने ये लेक्चर हमारा कौन सा था, 3rd है। तो हमने लेक्चर 1 to 3rd फाइनली बहुत सक्सेसफुली कवर कर लिया। कोई भी डाउट है टेलीग्राम ग्रुप पूछो या कमेंट में पूछो, कमेंट करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि रीच बढ़ती है वीडियो की इससे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो होगा लेक्चर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके बाद हम बिल्कुल एकदम सीरीज वाइज चलेंगे, फिर हमें कुछ भी आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है कमेंट करके जरूर पूछो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा या फिर कमेंट में ही समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको मैक्सिमम CMA स्टूडेंट्स के पास शेयर करना ताकि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूँ और ऐसी मेरी हेल्प होती रहेगी ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।